सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने कल देखा था मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में कि बार मैग्नेट किसको बोलते हैं, और हमने देखा था कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है कैसे वर्क करता है और अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है और किस तरह से उसको मैग्नेट बिहेव करता है, हमने कल देखा था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहले आता है आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड थर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें डाईमैग्नेटिक मटेरियल आगे पहले, फिर आएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फिर आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वो जो पार्टिकल होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल बनाऊँ, मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो होता क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ और उसका हर एक पार्टिकल एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह। और कुछ रैंडमली किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। ये क्या है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ये क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। इनका कोई खास किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये अलाइन नहीं रहते। तो आप क्या करते हैं, जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये क्या है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम है फिगर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन करते हैं। देखिए आप, देखिए मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है लाइन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये पास होंगी, ऐसे पास हो रही होंगी, तो होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये क्या होगा, किसी एक खास डायरेक्शन में, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगी। अगर ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, जैसे
अगर आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये सभी मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये अपने आप को सभी मैग्नेटिक डाइपोल एक स्पेशल डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ डायरेक्शन में अलाइन हो रहे होंगे तो इस मटेरियल को हम बोलेंगे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पर देखा आप लोगों ने कि मैग्नेटिक डाइपोल किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो अगर सभी का डायरेक्शन सेम है तो इसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा देंगे, अभी क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक मटेरियल था अब ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। मतलब पहले केवल एक मटेरियल था, तो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में दिया तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हो इसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा कि आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे तो क्या होगा, ये मटेरियल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी भी इसमें से कुछ डाइपोल एक दूसरे से टक्कर होकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसमें से अधिकतर जो डाइपोल हैं अभी भी एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करके रखते हैं। जैसे ये और कुछ डाइपोल यहाँ से हट जाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनका अलाइनेशन जो है हट जाता है, रिमूव जाता है। जैसे रैंडमली पोजीशन पे आ जाते हैं, इसका अलाइनेशन किसी और डायरेक्शन में, इसका अलाइनेशन किसी और डायरेक्शन में, इसका अलाइनेशन किसी और डायरेक्शन में है। तो अगर ये किसी एक डायरेक्शन में अलाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया तो अब भी इसके पास मैग्नेटिज्म अभी भी बच जाता है। इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी क्या होता है, सब लिखेंगे अभी। रिटेंटिविटी क्या होता है कि आपने पहले एक मटेरियल उठाया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया, तो क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब आपने क्या किया, मटेरियल आपका मैग्नेटाइज्ड हो गया है, अब आपने क्या किया, फील्ड को हटा लिया। फील्ड को हटाने के बाद क्या होना चाहिए कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस मटेरियल की खासियत होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद इसका मैग्नेटिज्म कुछ अमाउंट में बच जाता है। उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद इसमें कुछ डाइपोल, सभी तो नहीं, कुछ डाइपोल एक ही डायरेक्शन में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अभी भी बने हुए हैं। इनका डायरेक्शन देखिए, ये बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि अभी भी इसमें मैग्नेटिज्म है। तो इस मैग्नेटिज्म को, बचे हुए मैग्नेटिज्म को बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी। अब देखते हैं कि और जो अदर मटेरियल है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। लिख लेंगे इसको। अब देखते हैं डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो फिर से पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा, आपने कोई रैंडमली आपने मटेरियल लिया,
जिसमें विथाउट मैग्नेटिक फील्ड के रेंडमली डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हुए रहेंगे। अब इनका जो अलाइनमेंट है रेंडमली है। अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, अगर ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो सभी डाइपोल किसी एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं रहेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। पहले तो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में अलाइन थे। अब जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो कुछ डाइपोल आपको दिखाई देंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हुए, कुछ आपको कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सभी के डायरेक्शन इक्वल नहीं है। कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसमें उतना अच्छे तरीके से मैग्नेटिज्म भी इसका आया नहीं है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कंपैरिजन में कम है। तो अब क्या करेंगे, अब थर्ड फेज करेंगे आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, हटाने के बाद क्या लिखेगा, ये ऐसा लिखेगा। अब जो इसके डाइपोल हैं फिर से वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि पहले थे। पहले कैसे थे, पहले रेंडमली किसी भी एक डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में, फिर से ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में। अब देख रहे हैं ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में अलाइन है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है हम इसको बोलते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से हट जाता है। तो हमें लिखते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं आती है, यहाँ पे हम लिखते हैं नो मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो मैग्नेटिज्म in the material। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया है, हटाने के साथ में जैसे ही मैग्नेटिज्म पहले आया था मैग्नेटिज्म चला भी जाता है, मतलब मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाता है। तो अब ये मैग्नेटिज्म बिहेव नहीं करेगा। और इसमें आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। मतलब इसमें जो मैग्नेटिज्म जो आएगा वो स्लाइटली लेस आएगा एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आगे बढ़ते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की ओर। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की ओर कि डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कैसे बिहेव करता है। तो फिर से वही देखेंगे कि आपने जब विदाउट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कोई मटेरियल में डाइपोल इस तरीके से रैंडमली अलाइन है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने किसी डाई मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रख दिया, डाई मैग्नेटिक मटेरियल को, डाई मैग्नेटिक मटेरियल को, तो क्या होगा कि जो डाइपोल थे वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये अलाइन होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब भी किसी डाई मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिज्म फिर से खत्म हो जाता है। तो देयर इज नो मैग्नेटिज्म, और ये डाइपोल है, फिर से डाइपोल इसका हट जाता है, पूरा हट जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि डाइपोल होते हुए भी, अगर हैं भी, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो गया। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ये दोनों ऐसे मटेरियल हैं जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद इनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिज्म आ गया इनके में, आपने फील्ड हटाया, मैग्नेटिज्म इनका खत्म हो गया। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो मटेरियल में मैग्नेटिज्म आया, आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया, फिर भी इसका कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी। तो इसके बाद सभी का छोटा छोटा डेफिनेशन लिख लेते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है इनसे। तो देखते हैं पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। दिस इज द मटेरियल, दिस इज द मटेरियल which strongly attract towards the magnetic field, towards the magnetic field when placed in it। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। देखते हैं क्या होता है कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मान लीजिए आपका मटेरियल है, इसको बोलेंगे, ये मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास है एयर, कुछ नहीं मतलब एयर है। तो ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर से पास हों, तो ये क्राउडेड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एयर से पास होते हैं, एयर से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मटेरियल से पास होते हैं, मटेरियल से।
तो ये लाइंस आती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि हम इस मटेरियल से पास हो रेदर देन द एयर। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स tends to crowd in the substance rather than in air। मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये एयर से पास हो सकती हैं और इस मटेरियल से भी पास हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास होंगी। ये इस मटेरियल की खासियत होती है। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक, इसमें एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस मटेरियल का, जैसे कि आयरन मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकिल, बिस्मुथ और भी होते हैं, आप इतना लिख सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक्सेट्रा। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, इसमें लिखेंगे दिस इज द मटेरियल which weakly attract by magnetic field। देखिए अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ये भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन, प्लेटिनम और कुछ एग्जाम्पल होते हैं। बाकी आप और लिखना चाहें तो अगर आप इसमें डायग्राम देखते हैं इसका, अगर हम इसमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में फिर इसको रख दें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो क्या होगा, जैसे कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस सब्सटेंस से क्राउड होने की कोशिश करते हैं, मतलब इससे पास होने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे भी पास होने की कोशिश करेगा, ये इससे पास होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड नहीं होंगे। यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, ये सीधे एयर के थ्रू निकल जाएगा, सीधे एयर के थ्रू निकल जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे सेम आप लिखेंगे द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू, यहाँ पे लिखेंगे सेम द फ्लक्स लाइन टेंड्स टू पास through the substance rather than in air। मतलब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फ्लक्स लाइंस एयर के कंपैरिजन में इस स्पेसिमेन या फिर इस मटेरियल से पास होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका वीकली अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसमें फ्लक्स लाइंस कम पास होती हैं, और इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसमें फ्लक्स लाइंस क्राउडेड के फॉर्म में पास होती हैं। अब थर्ड देखते हैं आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें आप लिखेंगे दीज आर द मटेरियल्स they repel on the external magnetic field
magnetic field when it is placed in it। मतलब ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर रिपेल करते हैं। ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आप लिखना चाहें तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। और इसमें अगर हम डायग्राम बनाएं तो फिर से एक मटेरियल होगा जिसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, और इस तरीके से फ्लक्स लाइन्स आ रही होंगी। अब ये जो फ्लक्स लाइन होती हैं ये डायमैग्नेटिक मटेरियल से पास होने की तुलना में ये एयर में पास होना चाहेंगे, तो ये एयर में पास हो जाएगी, ये भी एयर में पास होना चाहिए। मतलब इससे पास होने से बचना चाहेंगे, इससे पास होने से बचना चाहेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द लाइन ऑफ फोर्स the line of force the line of force the line of force tend the line of force tend to avoid tends to avoid to pass the substance। यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये है आपका एयर और ये है आपका मटेरियल, तो ये चाहेगा कि इसके थ्रू पास ना होना पड़े, एयर के थ्रू पास हो जाएगा। ये द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड टू पास द सब्सटेंस, ये पास होना नहीं चाहेगा। तो ये होगी डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी। ये करेगा या क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इतना आप लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किस तरीके से रिपेल होता है और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होती हैं। हमने ये भी देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद उसमें कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो कि इन दोनों ही मटेरियल में एब्सेंट होता है। अगर आप यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटाइज्ड होगा तो इसमें पोल्स जनरेट होंगे। अगर आप पोल्स का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो फ्लक्स लाइन के डायरेक्शन में पोल्स जनरेट होगा, मतलब कि इसमें जनरेट होगा पोल्स S to N। और हम जानते हैं कि बार मैग्नेट के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स लाइन होती है वो S to N की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी सेम होगा, ये भी अट्रैक्ट होता है तो ये भी अट्रैक्ट। अब मान सकते हैं कि अगर फ्लक्स लाइंस एयर में निकल कर आ रही हैं, मतलब इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा, इधर भी नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की जाती हैं। लेकिन विद इन द बॉडी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं, यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल। अगर यहाँ भी देखना चाहें तो यहाँ पे ये रिपेल करता है, रिपेल करता है मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ। तो अगर आप पोल्स को देखना चाहेंगे तो इस तरीके से जनरेट होगा पोल्स।
इसके बाद हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस इफेक्ट पाया जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम कुछ एक्स से, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम इसके फार्मूले पे जाएं तो इसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझेंगे कि ये होता क्या है, और ये यूनिटलेस होता है, ये आपका यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। फार्मूला लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या होता है, एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखते हैं कि देखो क्या होता है कि आपने किसी मटेरियल को उठाया और उठा के उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा, और अगर वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा तो हर एक मटेरियल का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना एक लिमिट होता है। तो कोई ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा, कोई कम मैग्नेटाइज्ड होगा। तो कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होता है उसको मापने के लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, या उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब इट इज अ पैरामीटर विच डिटरमाइन द मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच मैग्नेटाइज्ड। तो देखते हैं इसको। तो इसका हम लोग पहले दो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, कि इट इज द रेशियो ऑफ एम एंड एच, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ एम एंड एच। एम का मतलब आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फर्स्ट डेफिनेशन हुआ इट इज द रेशियो ऑफ एम एंड एच। सेकेंड डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं इट इज द पैरामीटर which determines the material is how much magnetized, हर एक मटेरियल का एक अपना लिमिट होता है, और उस लिमिट के हिसाब से वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है। तो जो मटेरियल जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा उसका ससेप्टिबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो m की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम बोल सकते हैं कि वो उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ है। अगर m की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो ससेप्टिबिलिटी होता है फॉर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट पहला सेगमेंट हमने लिख लिया। थर्ड पॉइंट होगा फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल the susceptibility is greater than आपका 0 होता है। और जो फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल आपका ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 क्यों होता है? क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं मतलब मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कौन सा मटेरियल ऐसा होगा जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होता है और उसमें रिटेंटिविटी भी होती है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, तो आप बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसे बाद में देखते हैं कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है। तो अगले देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रखें, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कर दिया एक मटेरियल। ये क्या है? एक मटेरियल। तो क्या होगा, कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लाइंस या फील्ड लाइंस उससे पास होंगी। हमने देखा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल था जिसमें से फ्लक्स लाइंस क्राउडेड के फॉर्म में पास हो रही थी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी पास हो रही थी एज कम्पेयर टू एयर, बट उसमें उतना क्राउडेड नहीं था जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में था। और हमने डाईमैग्नेटिक मटेरियल में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उससे पास होना नहीं चाहती, वो एयर से पास होना चाहती हैं। तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या फिर किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो सके वो उसकी परमिबिलिटी होती है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखने के बाद लिखते हैं इसका तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मटेरियल
आपने मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो बोलता है कि इट इज अ पैरामीटर, या फिर बोलेंगे इट इज द एबिलिटी of any material it is the ability of any material to pass the lines of magnetic force through it मतलब ये बताता है कि किसी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवा सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इस लाइन को पढ़ के कि अगर किसी मटेरियल का म्यू ज़्यादा है, इफ एनी मटेरियल हैविंग large permeability then more flux passes through it मतलब किसी मटेरियल का जो म्यू ज़्यादा है, अगर मोर है इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लक्स लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी मटेरियल से ज़्यादा पास होंगी। मोर अगर म्यू मोर है तो फ्लक्स भी मोर होगा। अगर हम कंपैरिजन करें म्यू आयरन का और म्यू एयर का, तो आप पाएंगे कि जो परमेबिलिटी ऑफ आयरन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। इसका मतलब जो फ्लक्स हैं वो ज़्यादा पास होंगी एयर से एज कम्पेयर टू द एयर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास करवाएं, उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है और इसका और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन देखें तो आप पाएंगे म्यू इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन होता है परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट। हिस्टैरिसीस इफेक्ट क्या होता है? तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट जानते हैं क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपने किसी लूप मतलब किसी करंट कैरिंग लूप में आपने मैग्नेट, तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक सर्कुलर लूप रखा, आपने एक लूप बनाया, ये है लूप जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, केस 1 नाम देंगे इसको, केस 1। जैसे ही इस लूप में मतलब एक करंट कैरिंग लूप है, जैसे इस लूप में आपने एक मटेरियल को रख दिया, तो क्योंकि इस लूप में करंट पास हो रहा है तो करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इस मटेरियल में, ये जो मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। क्यों मैग्नेटाइज्ड होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे केस 2 में हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो आपने केस 2 बनाया, केस 2 में आपने क्या किया, सेम लूप आपने सेम लूप लिया और आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब क्या होगा, मटेरियल भी यहाँ पे सेम है, आपका
तो पहले आपने क्या किया कि एक लूप था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था और उस करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मटेरियल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब आपने क्या किया, केस 2 में आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब आप देखेंगे आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो मैग्नेटाइज्ड पहले हुआ था अब वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा और कम होते होते वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जो मटेरियल पहले मैग्नेटाइज्ड हुआ था अब इसका मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कम होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है की डायरेक्शन है आपने अपोजिट कर दिया। अपोजिट कर दिया तो अपोजिट क्या करेगा, पहले वाले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर पहले वाले मैग्नेटिज्म को धीरे धीरे कम करते हुए पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो इसको ही हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट। तो देखते हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट को ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे। हमने बनाया एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में हमने एक साइड लिखा H मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा हमने लिखा एक साइड M मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आप B भी बोल सकते हैं, B मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बावजूद कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है वो M बताएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, और जो H है बताएगा जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो किस स्ट्रेंथ का लगाया है, वो बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं आप इसको। तो देखते हैं क्या होता है जब आपने यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे H की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे H की वैल्यू है 0। तो जैसे ही आपने किसी मटेरियल को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0। अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो उसमें धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट करता है। तो आप ये बढ़ाते गए आप मैग्नेटिक फील्ड अब बढ़ाते गए, आपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अब बढ़ाते गए, मतलब आपने H की वैल्यू बढ़ाया। अब जैसे से H की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा और कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आपने क्या किया है, आपने बढ़ाया, आपने H को बढ़ाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। H को बढ़ाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो मटेरियल आपने उसमें प्लेस्ड किया था उसका मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और ये नॉन लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता। लीनियरली मतलब एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ता, नॉन लीनियरली बढ़ता है और बढ़ते हुए यहाँ पे जाके सैचुरेट जाता है। सैचुरेट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर आप और आगे बढ़ाएं, अब H को अगर और आगे बढ़ाएं तो हर एक मटेरियल का एक अपना लिमिट होता है मैग्नेटाइज्ड होने का। हर एक मटेरियल का एक अपना लिमिट होता है कि वो एक लिमिट तक ही मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। उसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन और नहीं बढ़ता, तो उसको ही बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो ये पहुंच गया सैचुरेशन पॉइंट पे। अब अगर आप और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू और नहीं बढ़ेगी, मतलब ये आगे की ओर और ऊपर की ओर नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब मटेरियल जितना मैग्नेटाइज्ड होना था हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोज करेंगे मतलब डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ डायरेक्शन चेंज किया था, आपने करंट के डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। अब आप क्या करेंगे, आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से मैग्नेटाइजेशन है या फिर यहाँ से समझते हैं, अभी आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जो ये मटेरियल था ये क्या हो गया, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, मैक्सिमम।
अब आपने क्या किया, अब आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। हटाने के बाद क्या होगा, आप पाएंगे हटाने के बाद आप पाएंगे कि आपने मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया। हटाने के बाद भी इसका कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो मान लीजिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ, आपने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मटेरियल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, जितना उसको मैग्नेटाइज्ड होना था। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया। हटाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, मतलब H की वैल्यू क्या होगी, 0। H की वैल्यू होगी 0। अब 0 हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जो मटेरियल जो मैग्नेटाइज्ड हुआ है अब वो सीधा कम होकर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ कम हो गया। और अगर आप फिर से मैग्नेटिक फील्ड दें अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आप फिर से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड दें, हमने यहाँ 3 स्टेप किया। हमने पहले किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जिससे वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। हटाने से क्या होगा कि उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रेसिडुअल के फॉर्म में बच जाएगा। अब आपने क्या किया, अब आपने जैसे ही आपने हटाया तो कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाएगा, उसको ही बोलेंगे हम लोग रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जो हमने पहले पढ़ा था, रिटेंटिविटी, इसको ऊपर लिखते हैं रिटेंटिविटी। ये वो पॉइंट है रिटेंटिविटी। अब आपने क्या किया, अब आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अब जब आप रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर पहुंचा था वो एक पॉइंट आएगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा 0 के आसपास, मतलब 0 हो जाएगा। अब इसका मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन 0 हो चुका है। अब क्या होगा, अगर आपने और रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो रिवर्स डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर से वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं पहुंचता है, यहाँ कहीं पहुंचता है। अगर हम इस ग्राफ को मिलाएं, लाइन को मिलाएं तो आपको दिखाई देगा ये कुछ ऐसा बनता है। अगर हम इसको फिर से वापस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा, आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा आपको। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसका H जो है नेगेटिव हो गया। मतलब नेगेटिव मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को आपने रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है। इस पॉइंट पे आके इसका मैग्नेटाइजेशन, मतलब मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोएरेसिविटी, मतलब इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोएरेसिविटी, सीटीविटी। इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आकर मटेरियल से मैग्नेटिज्म पूरा खत्म हो गया है, उस पॉइंट को बोलते हैं कोएरेसिविटी। और इस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, हटाने के बावजूद उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाएगा, उसको बोलेंगे रिटेंटिविटी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं BH कर्व और BH लूप। इसमें आपने देखा कि पहले आपने किसी लूप में करंट फ्लो करवाया या फिर किसी करंट कैरिंग लूप में आपने मटेरियल को रखा, तो करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब आपने मटेरियल को रख दिया तो मटेरियल क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से मैग्नेटाइज्ड होगा। अब आपने क्या किया, मटेरियल को हटा लिया। हटा लिया तो क्या होगा, अभी भी उसका मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन अभी भी कुछ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म उसमें बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब आपने क्या किया, फिर से इसको एक दूसरे लूप में डाल दिया जिसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन अलग है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलग होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है,
सामने की ओर पॉजिटिव, इधर पीछे की ओर नेगेटिव। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया तो उसका मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम होते होते जीरो जाता है। यहाँ पे देखो इसकी m की वैल्यू क्या, यहाँ m की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम से कम होकर कुछ पहुंच गया, इसको ही बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। फिर क्या हुआ, मैग्नेटिज्म आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिज्म और कम होते होते जीरो पहुंच गया। अपने मैग्नेटिक फील्ड और रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया तो मैग्नेटिज्म रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है वो रिवर्स डायरेक्शन में अपना अलाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हिस्टैरिसीस इफेक्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल खत्म हुआ और हमने आज देखा कि टाइप्स ऑफ मटेरियल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर बिहेव करते हैं, ये हमने देखा। हमने देखा कि हिस्टैरिसीस इफेक्ट क्या होता है, हमने देखा कि हर एक मटेरियल का एक अपना लिमिट होता है मैग्नेटाइजेशन का, जिसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी। हमने देखा ससेप्टिबिलिटी, हमने इनका रिलेशन देखा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैटर एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर यहाँ पे आगे खत्म होता है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, फिर हम चैप्टर को खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।